नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बरेली में हुआ जबरदस्त हादसा, ट्रेन और ट्रक में भिड़ंत, ट्रक चालक फरार, ट्रेन का चालक, सहायक चालक और गेटमैन घायल। रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्री में लगातार हो रहे हैं अग्निकांड, अग्निशमन विभाग को नहीं है कोई सुध। वारदाना गोदाम की दीवार ढहने से एक की मौत, 3 लोगों को गंभीर हालत में पहुंचाया निजी अस्पताल। और राजकीय सम्मान के साथ ही सिपाही शहीद खलनिक अहमद को अंतिम विदाई, जिले भर के आला अधिकारी रहे मौजूद, बदमाशों की फायरिंग में हुआ था घायल। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर बरेली से। बरेली से लखनऊ जा रही किसान एक्सप्रेस और ट्रक की उस वक्त जोरदार भिड़ंत हो गई जब ट्रक रेलवे फाटक को पार करने की कोशिश कर रहा था। इस हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए, साथ ही ट्रेन का इंजन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। टक्कर में ट्रेन के ड्राइवर और सहायक चालक सहित गेटमैन को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद लगभग 2 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। बरेली में एक ट्रेन हादसे की घटना सामने आई है। घटना पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन के पास एक रेलवे फाटक की है, जहां एक ट्रक रेलवे फाटक पार कर रहा था। तभी सामने से किसान एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन को देखते ही ड्राइवर ट्रक को रेलवे ट्रैक पर छोड़कर फरार हो गया। तेज रफ्तार एक्सप्रेस ने ट्रैक पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का मलबा काफी दूर तक फैला। हालांकि इस टक्कर में ट्रेन का इंजन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। इस दौरान डाउन ट्रैक पूरी तरह से जाम हो गया। इसकी वजह से कई श्रमजीवी और त्रिवेणी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेन को भी अलग अलग स्टेशन पर रोक दिया गया। आगरा हाथरस रोड स्थित वारदाना गोदाम की दीवार अचानक गिरने से काम कर रहे 4 मजदूर उसमें दब गए, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना खंदौली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वारदाना गोदाम की दीवार अचानक गिर गई और वहां काम कर रहे 4 मजदूर दीवार के नीचे दब गए, जिन्हें निकालने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद दीवार का मलबा हटाकर जब देखा गया तो एक मजदूर की मौत हो चुकी थी और 3 मजदूर घायल थे, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नंदलालपुर स्थित अमर वारदाना कंपनी गोदाम में हुए हादसे के बाद फर्म के मालिक ने कहा है कि इस हादसे में 4 लोग घायल हैं। सब दीवार गिर गई है यहाँ से। हाँ, और कोई घटना नहीं। क्या लोग घायल हैं? कितने लोगों की मौत हुई? नहीं, मौत किसी की मौत नहीं हुई, 4 घायल हुए हैं। अच्छा, हाँ। और जो एक अभी लेके गए उस समय 4 ही है। उस समय 4 ही है। नाम से गोदाम किनका? एक शिव बाजा कंपनी का है और एक अमर बाजा कंपनी के नाम से। हादसे के बाद मलबा हटाकर पूरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। थाना खंदौली के नंदलालपुर में एक वारदाना गोदाम की दीवार गिरने से उसमें 4 लोग दब गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने जब मलबा हटाया तो 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी 3 लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरा पर्सन बालोत्री मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। थाना छत्ता के चंदा पान वाली गली में जूता फैक्ट्री में आग लगने से क्षेत्रीय लोगों में दहशत फैल गई। रिहायशी इलाके में फैक्ट्री होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका।
थाना छत्ता के चंदापान गली में जूते की फैक्ट्री में लगी आग के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू की। तंग गली होने के चलते फायर ब्रिगेड की दूसरी गाड़ी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते वहीं से पाइप डालकर सहायता पहुंचाई गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह जनरेटर स्टार्ट करने के दौरान उठी चिंगारी पास रखे मटेरियल पर गिरी, जिसके बाद आग ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया और आग लगता देख कर्मचारी वहां से बाहर आ गए और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जनरेटर की वजह से ऊपर से आग लगी, हल्के शॉर्ट सर्किट की वजह से। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये जूते की फैक्ट्री है लवीज जी की जी। वो तो उन्होंने आग पे जो लेबर थी उन्होंने पानी में जाके काबू करा, लेकिन हड़बड़ाहट में लेबर बाहर, एक गेट से लेबर बाहर निकाल दी गई है। जो थोड़ा देर ऊपर मटेरियल था उसमें वो आग लगी है, उसके लिए फायर ब्रिगेड आ गई है। रिहायशी इलाके में लगी इस आग ने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि हाल ही में हुई इस तरह की घटनाओं के बाद प्रशासन ने दावे किए थे कि रिहायशी क्षेत्र में चल रही इस तरह की इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, पर इस घटना ने प्रशासन द्वारा कार्यवाही के नाम घर की गई खानापूर्ति की कलाई खोल कर रख दी है। थाना छत्ता के चंदापान वाली गली में इस जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। एक बार ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्री किस वजह से चल रही है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब देखना होगा शासन प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन बालूत्री मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। बेजुबानों पर अब जुर्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक संस्था पीएफए सामने आ गई है, जिसने थाना हरिपर्वत के वजीरपुरा स्थित 11 बस्ती में हुई शर्मनाक घटना को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज करा दिया है। मामला ये है सर, यहाँ पे एक ग्रो बस्ती पड़ती है। यहाँ पे एक शराबी डॉक्टर है, कोई बंगाली झोला छाप डॉक्टर है, उसका डेली का नाटक है दारू पी के यहाँ पे लोगों से बदतमीजी करना। कल रात को कहीं से लौट रहा था तो उस पर जैसे गली के जो कुत्ते वगैरह थे वो भौंके, तो उसने क्या किया, अभी हाल में 2-3 दिन पहले एक कुतिया ने 10 बच्चों को जन्म दिया था, तो उसने डंडों से और गड़सों से सारे कुत्तों को काट दिया। अब क्या कार्रवाई आपकी द्वारा? कार्रवाई ये है कि पीएफए संस्था चलती है मेनका गांधी जी की, एक पीपल फॉर एनिमल, उसके सदस्य हैं हम लोग, और यहाँ पे सभी लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी है, तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। एक अधिनियम आता है पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में सेक्शन 11 के अंदर में आईपीसी धारा 429 और 428, इसके तहत 5 साल की सजा और जुर्माना। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस के पास हम लोग गए, पुलिस ये कह रही है कि पहले हमें उस डॉक्टर से मिलवाओ। डॉक्टर यहाँ से फरार है, घर पे उसके पे कोई नहीं है। गाजियाबाद पेशी से लौटते वक्त बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में घायल हुए सिपाही खलीक अहमद का उपचार के दौरान दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए जिले भर के पुलिस महकमे के अधिकारी मौजूद रहे। बीते दिनों कुख्यात हरेंद्र राणा और विनेश को गाजियाबाद पेशी से लेकर लौटते समय आगरा पुलिस के सिपाहियों पर हमला हुआ था, जिसमें बदमाशों ने अपने गैंग के सदस्यों को छुड़ाया और अंधाधुंध गोलीबारी कर 5 सिपाहियों को घायल किया। इन 5 सिपाहियों में से 2 सिपाहियों की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें देर रात घायल सिपाही खलीक अहमद ने दम तोड़ दिया, जिसकी खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में गम का माहौल हो गया। शहीद सिपाही को आखिरी विदाई देने के लिए पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में शोक सभा आयोजित की गई, जहां शहीद सिपाही खलीक अहमद का शव लाया गया। पूरे पुलिस महकमे ने अपने जांबाज सिपाही को आखिरी विदाई दी। इस मौके पर डीआईजी विजय सिंह मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, एसपी सिटी पवन कुमार, एसपी रेलवे वजीर अहमद के साथ सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने शहीद को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मतलब आश्रित परिवार को सर क्या सुविधाएं क्या वो दी जाएंगी विभागीय से संबंधित से क्या मदद की जाएगी, किस तरह से? देखिए जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है, और जो भी उनको नौकरी है सरकार क्षेत्र में जो नौकरी है वो दी जाएगी, और जो भी अन्य नियमन है वो सारी चीज़ें। वाले जो अपराधी हैं सर, क्या उनके बारे में कोई सुराग लग पाया है? किस तरह से उनकी घेराबंदी की जा रही है, क्या पूरी जानकारी? देखिए अभी कुछ लीड्स मिली हैं पुलिस को, और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इस मौके पर डीआईजी विजय सिंह मीणा ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी और कहा कि परिवार की पूरी मदद की जाएगी और मृतक आश्रित के परिजन को नौकरी भी दी जाएगी।
सिपाही खलील अहमद की शहादत के बाद फरार हरेंद्र राणा के गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई है। डीआईजी विजय सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। इनके आधार पर जल्द ही ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में होगा। शहीद सिपाही खलील अहमद को आखिरी विदाई देने के बाद मीडिया से रूबरू हुए डीआईजी विजय सिंह मीणा ने बताया कि हरेंद्र राणा और उसके गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं, जिसके आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही हरेंद्र राणा गैंग सहित पुलिस की गिरफ्त में होगा। अपराधियों पर AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार होने के सवाल पर डीआईजी का कहना था कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, पर ट्रेन में हुई वारदात में ऐसे किसी हथियार का प्रयोग होने की कोई जानकारी नहीं हुई है। फिर भी आगे इस तरह के अपराधियों को पेशी पर लाने ले जाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी और संभवतः एक सब इंस्पेक्टर को लगाया जाएगा। इसके अंदर जो हथियार थे, 2 SLR थी और 2 303 थी, तो हथियार सफिशिएंट थे और पुलिस ने क्या कहते हैं जवाबी फायरिंग भी की थी और डट के मुकाबला हुआ था, लेकिन उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी कैसे उसमें अब ये कोशिश की जाएगी कि जो इस तरीके के बंदी हैं उसके साथ अधिक फोर्स लगाया जाए और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी लगाए जाए जो पिस्टल के साथ। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कमल खिलने के बाद भाजपाइयों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा। अभूतपूर्व सफलता पर खुशी जताते हुए पार्टी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने सेंट जॉन्स हनुमान मंदिर पर मिष्ठान बांटकर खुशी जताई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भगवा खेमे में बेहद खुशी का माहौल है। भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित कर खुशी जाहिर की। सेंट जॉन्स चौराहे पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 71 किलो बूंदी बांटकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मिष्ठान वितरण कार्यक्रम के दौरान मनकामेश्वर मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर नारे भी लगाए। पार्टी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि 4 राज्यों के परिणाम नरेंद्र मोदी की लहर का असर है कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो परचम फहराया है, जिसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का सहयोग, इसके से खुश होकर आगरा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का मनकामेश्वर मंडल इस खुशी को मना रहा है। 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर हनुमान जी के मंदिर का जनता को वितरण किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 में दिल्ली से शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी की जीत ने सभी पार्टियों को चौंका दिया है, तो वहीं पार्टी में जश्न का माहौल है। पूरे देश में आप कार्यकर्ता पार्टी की जीत पर खुशी मना रहे हैं। वहीं आगरा में भी MG रोड पर आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत पर बाइक रैली निकाली। आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न दिल्ली के साथ पूरे देश में पार्टी कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसी जीत का जश्न आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक विजय जुलूस निकाल कर मनाया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर सड़कों पर अपनी पहचान छोड़ी। लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दिल्ली में लेकर के काम किया, और साथ ही साथ दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपार समर्थन अपनी जी को दिया। 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, उसको दिल्ली की जनता ने इतना समर्थन दिया है कि आने वाले दिनों में ये इसकी धूम सारे देश में होगी। लोकसभा चुनाव 2014 में दिल्ली से अपनी पार्टी की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। पहली बार में 28 सीटों की जीत के बाद आम पार्टी सदन में विपक्ष की नेता बनेगी। वहीं इस जीत से बाकी पार्टियों की नींव हिल गई है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी जो धीरे धीरे पूरे देश में अपनी पकड़ बनाती जाएगी। चार राज्यों में भारी बहुमत पाकर जीत का झंडा गाड़ चुकी भारतीय जनता पार्टी के आगरा स्तर के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर कई चौराहों पर मिठाई के साथ साथ चाय भी बांटी गई। वहीं भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की जीत का जश्न मनाया।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों ने भाजपा को लोकसभा चुनावों में झंडा गाड़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर दी है। 3 राज्यों में भारी वोटों से मिली जीत के कारण देश के सभी भाजपाइयों में जश्न का माहौल है, जिसके चलते भाजपाई मोदी समर्थकों ने लोगों में नमो चाय बांटी और मिठाई का वितरण किया। वहीं ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस भी किया। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से चारों राज्यों में जो परचम लहराया है, ये तो एक केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि ये तो एक टेलर है अभी लोकसभा के चुनाव में, और देखना नरेंद्र मोदी का जिस तरह से परचम लहराएगा पूरा विश्व देखता ही रह जाएगा। अभी 4 राज्यों में कल चुनाव का रिजल्ट आया है और चारों राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। एक भ्रष्टाचारी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, उसको हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हम लोगों ने नमो चाय का वितरण यहाँ पे रखा हुआ है और इसके बाद हम लोग मिष्ठान वितरण करेंगे और पटाखे छोड़ते हुए मार्केट में भ्रमण करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन चारों राज्यों की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, देश की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं उन राजनीतिक दल को चेतावनी देना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मोदी जी को बहुत हल्के में लिया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है परिवर्तन का, जो भारतवर्ष में आकर के रहेगा। भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा को मिली जीत का हकदार भाजपाई अनुयायियों ने मोदी को बताया। मोदी की नमो नमो का उच्चारण कर मोदी की बढ़ चढ़ कर तारीफ की। जीत के जश्न में डूबे भाजपाई कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनावों में भी मोदी की जीत की कामना की और 4 राज्यों में मिली भारी भरकम जीत को लोकसभा चुनावों के आगामी परिणाम की एक झलक करार दिया। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562 400 437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी,
संपर्क करें वेदराराम जी गसक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। थोक खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। और ब्रेक के बाद अगली खबर। भाजपा और बसपा की जातिवादी राजनीति अब उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है और अब वो अन्य पार्टियों में अपना भविष्य खोजने लगे हैं। सोमवार को बसपा और भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का दामन थाम लिया। ये जानकारी पार्टी नेताओं ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सत्कार रेस्टोरेंट में हुई इस प्रेस वार्ता में हमारा आगरा संस्था के अध्यक्ष ओम शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सेंट जॉन्स चौराहे पर बने वैश्य बोर्डिंग हाउस की इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ है, जिसे एक सोसाइटी के नाम पर कब्जा कर खूब पैसा कमाया जा रहा है। ये नजूल पर हॉस्टल चलाए जाने के लिए सन 1891 में 99 सालों के लिए लीज पर ली गई थी, जो मेरठ की एक संस्था ने ली थी। इस हॉस्टल में वार्डन के तौर पर स्वर्गीय बाबूलाल गुप्ता को नियुक्त किया गया था। तब से आज तक उनका परिवार इस जमीन पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। ये कब्जा इस परिवार ने एक सोसाइटी बनाकर किया है। इस संस्था में कई IAS और ICS के साथ साथ कई अधिवक्ता भी शामिल हैं। ये प्रेस वार्ता वेस्ट हाउसिंग बोर्ड जो एक सोसाइटी है, उसमें हेरिटेज सेंटर खुलने की जो मैंने अखबारों में पढ़ा और मेरी जानकारी में आया, तो इसके बारे में मुझे कुछ बहुत वर्षों से जानकारी थी, क्योंकि ये कानूनी तौर पर जो लोग इसमें हेरिटेज सेंटर खोलना चाह रहे हैं, वो लोग इसमें हेरिटेज सेंटर नहीं खोल सकते। 11,000 गज जगह MG रोड पर, और वो भी सरकार की, या तो वो उसको फ्री होल्ड करा लें, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है मेरी, वो फ्री होल्ड करा लें, सरकार को उसका पैसा दें, वो सरकार की संपत्ति है। ओम शर्मा ने और जानकारी देते हुए बताया कि नजूल की किसी जमीन पर कोई व्यावसायिक काम नहीं किया जा सकता, जबकि इस सोसाइटी ने इस जमीन पर कई दुकानें बना उसमें करोड़ों रुपए किराए और पगड़ी के नाम पर ले लिए हैं। साथ ही हॉस्टल एक हिस्से को प्राइवेट शिक्षण संस्थान को 75,000 रुपए मासिक किराए पर भी दे रखा है। ये लोग सारा पैसा अपने पास रख सरकार को कुछ नहीं दे रहे, जिसके चलते सरकार को हर माह लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो वहीं ये अरबों की जमीन भी सरकार के हाथों में ना होकर किसी और के हाथों में है। इतना ही नहीं, पूर्व के कई जिला अधिकारियों ने इस जमीन का संज्ञान लेते हुए इसे अवैध माना है और सोसाइटी के सदस्यों का इससे कोई लेना देना ना होने की बात कही है, लेकिन अधिकारियों के दबाव के चलते इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गौरतलब है कि इसी जमीन पर हेरिटेज सेंटर खोलने की तैयारियां चल रही थी, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आगामी 11 दिसंबर को करना था, लेकिन जमीन के विवादास्पद होने के बाद ही उनका आना कैंसिल हुआ। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान ओम शर्मा ने सभी पत्रकारों को साक्ष्य दिखाते हुए उनकी कॉपी भी दी। उनका कहना था कि मकसद तो सिर्फ सरकार की जमीन को सरकार तक पहुंचाना है और इस परिवार से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बहरहाल मामले में मीडिया के आने के बाद क्या मोड़ आता है और कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, ये तो जांच होने के बाद ही पता चल सकेगा।
शहर के एमजी रोड स्थित 100 करोड़ से ज्यादा की एक नजूल की जमीन को पट्टे के नाम पर कब्जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हमारा आगरा संगठन नामक एक संस्था ने इस जमीन से जुड़ी कई जानकारियां एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी, जिसमें बताया गया कि किस तरह एक सोसाइटी ने सोसाइटी के नाम पर ही इस जमीन पर लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए और सरकार को कुछ नहीं मिला। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के युवा क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष पीतम सिंह लोधी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा और बसपा पार्टी छोड़कर आए पार्टी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में शामिल करने की जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि वर्तमान में यूपीए सरकार देश को लूटने का काम कर रही है और जन लोकपाल बिल को लागू नहीं कर रही है, जिसके लिए पार्टी पूरे देश में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन भी करेगी। इस होटल में जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये प्रेस वार्ता में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की नीति और रीतियों में विश्वास रखते हुए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का झंडा थाम रहे हैं। दूसरा, आज देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने निर्णय किया है कि कल 10 दिसंबर से पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल लाने के लिए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में आंदोलन करेगी। भाजपा बसपा छोड़कर आए कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में समानता की राजनीति की बात कही है। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि 10 दिसंबर को हरिपर्वत चौराहे से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च करेंगे और जन लोकपाल की मांग करेंगे। राजामंडी बाजार आगरा शहर की शान माना जाता है। पिछले कई वर्षों से इस बाजार में फेरी वाले हर सोमवार को अपनी फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे, लेकिन प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बाद अब इन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि ये लोग दूर दराज से यहाँ आकर अपना व्यापार चलाते थे। इन फेरी वालों के जहन में बस एक ही सवाल है कि अब इनका परिवार कैसे चलेगा। राजामंडी बाजार में फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वालों के सामने अब रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि राजामंडी बाजार में ये लोग पिछले कई सालों से अपना बाजार लगाकर अपने परिवार को चला रहे थे। अब कहां जाएंगे, कैसे पालेंगे अपने परिवार को? ये वो सवाल हैं जो यहां आने वाले फेरी वालों की आंखों में साफ पढ़े जा सकते हैं। मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही मानते हैं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो कि जनता को परेशानी होती है। कितनी परेशानी हो रही थी? बेशुमार होती है। लोगों निकलना दुश्वार हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो थी फतेहपुर सीकरी से कोई गाँवों से आते हैं, पास लगा के आते थे। तो यहाँ पर प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक हुई थी, तो उन्होंने इन व्यापारियों ने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पर ये मार्केट नहीं लगेगा? नहीं, व्यापारियों ने नहीं बताया हमको। हर मंडे के कई साल से पता लगता पुराना बाजार। व्यापारियों का भी तर्क था उस दिन जब बैठक हुई थी, जो फड़ लगता है उसका क्या होगा? हमको अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि फड़ भी नहीं लगेगा। हाँ, हमको बताया नहीं लगेगा, मगर हम हर हफ्ते 20 साल से बैठते हैं यहाँ पर। रुपए यहाँ पर व्यापारियों को देते हैं, जिस जगह व्यापारी दुकानदार थोड़े बहुत 500 को 1000 रुपए लेते थे बस। उन लोगों ने गौरतलब है कि ये लोग दूर दराज से आकर यहाँ हर सोमवार को फेरी लगाते हैं, तो वहीं शहरवासी भी यहाँ खूब खरीदारी करने के लिए आते हैं। एक और जहाँ फेरी वालों को रोजी रोटी की चिंता सता रही है, तो वहीं यहाँ खरीदारी करने आने वाली महिलाएं भी इस बाजार के हटाए जाने से मायूस नजर आईं। इनका कहना था कि इस बाजार के लगने से हम लोगों को कुछ पैसे बचाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि सभी लोग पैसे वाले नहीं होते और बड़ी बड़ी दुकानों पर जा नहीं सकते। ये बाजार उनके लिए काफी मददगार था, जहां वो अपनी जरूरत और पसंद के कपड़े खरीद सकती थी। बाजार देख के बना ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई बिक्री नहीं होगी, खरीदारी नहीं होगी। गरीब लोग जो होंगे वो बेचारे कहाँ से अपनी रोजी रोटी पूरी करेंगे? गरीब लोग जो होते हैं अपनी ठेल लगा के उनसे कमी उनकी मिलती है, इनकम होती है,
इनकम होने के बाद में उनका है ना घर का खर्चा चलता है। अब जब गरीब लोग ऐसे ठेल लगा के नहीं बेचेंगे तो उनकी रोजी रोटी कहाँ से आएगी बताइए। बाजार बंद होना नामुमकिन है। और क्या लाले पड़ ही जाएंगे रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे बेचारे। वो इसी के सहारे वो खाना वाना अपना कमाते थे, ले जाते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कर दिया। अब उनका काम कैसे चलेगा है? और जो गरीब आदमी जो लेने आता था उसका काम भी नहीं चलेगा। लेकिन अब इस अभियान के बाद ये सभी महिलाएं मायूस नजर आईं और बिना कुछ खरीदे ही वापस लौट गईं। कन्या विद्याधन योजना में इस बार कोई घपलेबाजी न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने कई नए तरीके शुरू किए हैं। इस बार आय प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े से निपटने के लिए इसका पत्रांक भी योजना के फॉर्म में दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही ई पेमेंट के जरिए भुगतान होने की वजह से बैंक का कोड भी मांगा जा रहा है। अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी कन्या विद्याधन योजना में अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। पिछली बार कन्या विद्याधन वितरण में आई धांधली की शिकायतों से सबक लेकर शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। इस बार योजना के फॉर्म में कई तब्दीली की गई है। विद्याधन योजना के फॉर्म में बैंक का शाखा कोड भी मांगा गया है, जिससे योजना का धन लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ई पेमेंट के जरिए आसानी से भेजा जा सके। साथ ही छात्रा का बैंक अकाउंट राष्ट्रीयकृत बैंक में होने की बाध्यता की गई है। समाचार पत्रों में तो मैंने भी पढ़ा है, और हमारे यहाँ जियो आने वाला है। अगर जियो आ जाता है तो उसकी घोषणा हम कर देंगे। सर उसके लिए फार्म दोबारा से सबमिट कराने पड़ेंगे या इसी फार्म से? नहीं, इसी फॉर्म पे। वो धनराशि के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं है। जो फॉर्म 20,000 के लिए कर रहे हैं वही फॉर्म 30,000 के लिए भी मान्य हो जाएगा। सर इस बार जो फार्म आया उसमें 2 चीज़ें आपने नहीं बढ़ाई हैं, क्या सहूलियतें रहेंगी? एक तो बैंक का जो कोड है। एक्चुअली ऐसा है कि अब जो है ट्रेजरी चेक से पेमेंट नहीं कर रही है, ई पेमेंट हो रहा है। तो ई पेमेंट के लिए हमें जरूरी है कि बैंक का खाता नंबर चाहिए, प्लस IFSC कोड चाहिए, प्लस उनके बैंक शाखा का नाम चाहिए, बैंक राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, क्योंकि ई पेमेंट में नेशनलाइज बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है। आय प्रमाण पत्रों के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी विभाग ने इंतजाम किए हैं। योजना के फॉर्म में आय प्रमाण पत्र का क्रमांक भी भरवाया गया है, जिससे तहसील में इनकम सर्टिफिकेट का मिलान कराया जा सके। अभी तक शासनादेश में 30,000 रुपए देने का आदेश भले ही न आया हो, पर शिक्षा विभाग योजना को लेकर बेहद सतर्क दिख रहा है। शिक्षा भवन में इन दिनों कन्या विद्याधन योजना के सैकड़ों फॉर्म हर रोज जमा हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षा अधिकारियों के ये प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर रोष व्यक्त किया है। शिक्षक अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 2 सप्ताह से काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे थे। मांगे पूरी न होने पर शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन की धमकी दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरने पर बैठे ये शिक्षक विगत 15 दिनों से सरकार का विरोध जता रहे हैं। कई दिनों से ये शिक्षक कॉलेजों में काली पट्टी बांधकर विरोध जता चुके हैं। इन शिक्षक नेताओं का आरोप है कि सरकार इनके खिलाफ वादा खिलाफी कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने शिक्षा भवन में शिक्षा अधिकारियों का घेराव कर ज्ञापन भी दिया। प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर है और आज वो अपना ज्ञापन देंगे, जिस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को विभाग को भेजेंगे, जिसमें उनकी प्रदेश स्तरीय शासन की नीति के बारे में जो है ज्ञापन रहेगा और जो भी शिक्षकों की समस्याएं उनको संदर्भित करेंगे। बहुत समय से मांगे चली आ रही है। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ये जो है 15 दिवसीय आंदोलन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 1 हफ्ते काली पट्टी बांध के काम किया है और आज जो है काली पट्टी बांधने के बाद हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। ये धरना प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर दिया जा रहा है। ये शिक्षकों की विभिन्न मांगे हैं, जैसे नियुक्तिकरण,
सिटी ग्रेड की सेवाओं को LT ग्रेड में सम्मिलित करने, रोज वेतनमान में MA की भूमिका को समाप्त करना और अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक हैं उन पर जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करना। इन मांगों को लेकर के बहुत दिनों के पूर्व से ही उसी सरकार के सामने से ही हमारी मांग चली आ रही है। धरना स्थल पर बैठे शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर जमकर बरसे। शिक्षक नेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे शिक्षक नेताओं ने 18 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा के घेराव की बात भी कही। अब देखना ये होगा कि इस तरह के धरना प्रदर्शन शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाने में कितना कारगर साबित होते हैं। शहर में चल रही अवैध मांस की दुकानों पर अब नगर निगम नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। साथ ही इनकी सफाई व्यवस्था को भी गंभीरता से लेते हुए साफ सफाई रखने के आदेश दुकानदारों को दे दिए हैं। ऐसे दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से इन दुकानों में अवैध मांस बेचने का कार्य कर रहे हैं। शहर में अवैध रूप से चल रही दुकानों के चलते निगम को लाइसेंस बनवाने के बदले मिलने वाले राजस्व का अब नुकसान हो रहा है, तो वहीं ऐसी अवैध दुकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे नगर निगम ने गंभीरता से लेते हुए एक अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रही दुकानों और नाले नालियों पर बना अस्थायी दुकानों को बंद कराने का मन बना लिया है। जल्द ये कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, नियम के अनुसार मीट की सभी दुकानों पर मीट को साफ सुथरा और कपड़े से ढका हुआ होने का नियम है। साथ ही दुकान के बाहर चिखोना भी इसी नियम के तहत आता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था प्रायः देखने को नहीं मिलती, जिसे लेकर नगर आयुक्त एक अभियान चलाने की बात कहते नजर आए। मीट विक्रय के पहले जो सावधानी बरती जाती है, जैसे कि सफाई की व्यवस्था रखना, चिक डाल के रखना ताकि मक्खियाँ न बैठे, संक्रमण न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ एक विंग बनी हुई है, स्वास्थ्य विंग, और उसको हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी देखते हैं। जो इन्होंने ज्वाइन किया है, मुझे लगता हो सकता है उनके संज्ञान में चीज़ें ना हो, उनको अवगत करा दिया जाएगा। वो अपने स्तर पे कोई अभियान चलाकर या अदरवाइज निरीक्षण करके देख लें। अगर इस प्रकार की शिकायतें सही पाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाए। शहर में ना जाने ऐसी कितनी दुकानें हैं जो इस तरह से बिना किसी लाइसेंस और साफ सफाई के धड़ल्ले से चल रही हैं। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब इस तरह के अभियान की बात कही गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद ही नगर निगम के अभियानों की हवा निकल जाती है। ये किसी से छुपा नहीं है। क्या नगर आयुक्त इस प्रयास के बाद ऐसी अवैध दुकानों पर वाकई कोई ठोस कार्यवाही कर पाएंगे, या ये अभियान भी अन्य अभियानों की तरह ही महज खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा? ये आगे देखने वाली बात होगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के साथ साथ बढ़ता कोहरा रोडवेज बसों के लिए एक मुसीबत बन गया है। इससे निपटने के लिए रोडवेज ने बसों में परमानेंट ऑल वेदर बल्ब लगाना शुरू कर दिए हैं। बीते समय में कोहरे के कारण दुर्घटनाओं से बचने के लिए रोडवेज चालक रंगीन पन्नियों का सहारा लिया करते थे। बसों में लगाई जा रही फोक्स लाइट्स हर मौसम में बस को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाएगी। बीते वर्षों की भांति मौसम के बदलते मिजाज से सड़कों पर कोहरे की धुंध छाने लगी है। सूरज ढलते ही कोहरे की चादर सड़कों पर नजर आती है, जिसकी वजह से सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। बढ़ते कोहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भी कोहरे से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने बसों की हेडलाइट्स को चेंज कराना शुरू कर दिया है। लाइट के लिए पहले जो फॉग लाइट लगती थी, उसमें अब हम लोग ऑल वेदर बल्ब लगा रहे हैं, जिससे जो फॉग होता है रात में पीला मतलब लाइट जो होती थी, वो इन्हीं बल्बों में ये खासियत है कि रात को ये पीली लाइट देंगे जो फॉग के। क्या वो एकदम कारगर होंगे? हाँ बिल्कुल कारगर होंगे। कारों में लगते हैं आजकल, आप देख रहे होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ी रेसिंग गाड़ियाँ हैं उनमें भी लग रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी कारों में जो आ रहे हैं, बसें कहते हैं, बहुत आपने देखा बाइक्स में भी आ रहे हैं। तो वही हम लोगों को महंगी लाइटें लगाई जा रही हैं जो कि पन्नी की जगह काम करेंगी। हाँ बढ़िया, मतलब पीली लाइट की जगह वो फॉग लाइट का फॉग का काम करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार के मुताबिक इस बार बसों की हेडलाइट्स में ऑल वेदर बल्ब लगाए जा रहे हैं, जो घने कोहरे में भी कारगर साबित होंगे। पिछले वर्ष हुए सड़क हादसों से सबक लेते हुए विभाग ने कोहरे से निपटने के लिए अपनी रणनीति पहले से ही तैयार कर ली है। अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग के ये उपाय कोहरे के कहर से कैसे निपटते हैं।
खबरों का सिलसिला अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद अगली खबर। रफीक अहमद पोस्टल अकादमी गाजियाबाद में ट्रेनिंग ले रहे 20 अफ्रीकी महाद्वीपों के 44 डाक अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल आगरा के प्रधान डाकघर आया, जहां उन्होंने यहां होने वाली कार्यप्रणाली का गहनता से निरीक्षण किया। डाक विभाग में प्रोजेक्ट एरो इन दिनों बड़ी तेजी से चल रहा है।
जिस कारण डाक विभाग आगरा में आए दिन नए बदलाव दिखाई दे रहे हैं। सोमवार सुबह एरो प्रोजेक्ट की जानकारी लेने और प्रधान डाकघर की कार्यप्रणाली को समझने के लिए 20 अफ्रीकी देशों का 44 सदस्यीय डेलीगेशन आगरा आया, जिसने आगरा प्रधान डाकघर के कार्य करने के तरीकों का गहनता से निरीक्षण किया। ये रफ़ी अहमद पोस्ट नेशनल एकेडमी कॉलेज गाजियाबाद से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से करीब 44 पार्टिसिपेंट्स जो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे थे, और उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्सा के तौर पर प्रोजेक्ट है वो हिंदुस्तान में डाक विभाग की मॉडर्नाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन का बहुत बड़ी मुहिम शुरू रखी है, उसी का एक हिस्सा है। और उसी में 40 पार्टिसिपेंट्स जो हमारे आगरा प्रतापपुरा प्रधान डाकघर जो आगरा परिक्षेत्र का प्रोजेक्ट है वो एक बहुत बड़ा और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, उसको देखने के हिसाब से रफीक अहमद पोस्टल एकेडमी गाजियाबाद में ट्रेनिंग ले रहे ये विदेशी डाक अधिकारी 2 हफ्ते की परीक्षण यात्रा पर निकले हैं, जिन्होंने आगरा आकर प्रोजेक्ट एरो के दौरान होने वाले कार्य को समझा, क्योंकि पूरे विश्व में भारतीय डाक प्रणाली सबसे बढ़िया प्रणाली मानी जाती है। इसी वजह से विदेशी डेलीगेशन हिंदुस्तान आकर और उसमें भी अहम भूमिका रखने वाले आगरा प्रधान डाकघर की कार्यप्रणाली से बहुत कुछ सीखते हैं और इसी प्रणाली को काफी हद तक अपने देशों में लाने की कोशिश करते हैं। आगरा में खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने नेशनल हाईवे नंबर 2 को जाम कर विरोध व्यक्त किया। अधिवक्ताओं के विरोध के दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के लिए वकीलों का आंदोलन उग्र हो गया है। सोमवार को 5वें दिन भी खंडपीठ की मांग को लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहकर नेशनल हाईवे को जाम करने पहुंच गए और नेशनल हाईवे जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद दीवानी चौराहे पर मानव श्रृंखला भी बनाई। नेशनल हाईवे जाम के दौरान वकीलों का जोश देखते ही बनता था। सैकड़ों की संख्या में वकील हाईवे पर बैठ गए। अधिवक्ता गण ने वी वांट हाई कोर्ट और जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करो जैसे नारे लगाए। ये हमारा प्रदर्शन था। हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना का संघर्ष बहुत लंबे समय से लंबे था। हम लोग सभी लोग सहयोग करते रहे और जानते भी कि तो प्रदेश और केंद्र की सरकारें इस तरह से नकारात्मक रही है। पार्लियामेंट में सब चल रहा है और मुख्यमंत्री कल आने वाले थे, अखबारों में माध्यम से पता चला कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम कल चुनाव करते पिछले समय में जब ताजमहल महापालिका आगरा में अपने अधिवेशन के दौरान आए थे तो मुगल में उन्होंने हमारे डेलीगेशन से सही तरह से बात नहीं की और इकट्ठे थे। इसीलिए हमने गिलासा कार्यक्रम रखा था। किंतु पार्लियामेंट का सत्र आरम्भ हो चुका है और हम अपनी आवाज़ यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने के लिए हमने प्रदर्शन किया है। कुछ न्यायालय खंडपीठ आगरा में बना जिसमें अविलंब आई। दीवानी में सैकड़ों वकीलों ने एकत्रित होकर दीवानी में प्रभात फेरी निकालकर अदालतों को बंद करा दिया। नेशनल हाईवे जाम करने के दौरान नेशनल हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जाम की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को आगरा बार एसोसिएशन हॉल में दीवानी के अधिवक्ताओं की मंडलीय बैठक आहूत की गई, जिसमें आंदोलन की अग्रिम रणनीति पर विचार किया जाएगा। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। फतेहाबाद निवासी राजकिशोर को भी ये बात समझ आ ही गई होगी, जिसे अदालत ने उसकी काली करतूत के लिए 10 साल की कैद सुनाई है। राजकिशोर पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप था। सबूतों की बिनाह पर अदालत ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। थाना फतेहाबाद में दर्ज मामले के अनुसार 24 सितंबर 2011 को वादी की 16 वर्षीय पुत्री दोपहर 3 बजे किसी काम के चलते खेतों की तरफ गई थी। उसी दौरान आरोपी राजकिशोर निवासी कृष्णपुरा फतेहाबाद ने पीड़िता को दबोच लिया। पीड़िता द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता की चीख पुकार सुन उसकी मां और भाई मौके पर आ पहुंचे। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। की लड़की थी BSc में पढ़ रहे थे, तो ये सोच के लिए गए तो वहीं पर इसके साथ गैंग रेप किया था। एक व्यक्ति ने बताया मैं कह दिया क्या यहाँ से ऐसे 10 साल की सजा हुई है और 22,000 गवाह वगैरह गवाह इसमें कराए जो है वादी कराया था, पीड़िता का बयान हुआ था।
पीड़िता की हालत गंभीर देखते हुए उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वादी की तहरीर और चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर थाना फतेहाबाद में आरोपी राजकिशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह अदालत में पेश किए, जहां मामले के विचारण उपरांत अपर जिला जज ने आरोपी के कृत्य के लिए उसे दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद और 22,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड राशि में से आधी राशि अदालत ने पीड़िता को प्रति कर के रूप में दिलाए जाने के आदेश दिए। बालूगंज स्थित बल्लभनगर में श्वेतांबर जिनालय की प्रतिष्ठा को 25 साल पूरे हो चुके हैं। इसके चलते आत्मानंद जैन सभा के बैनर तले चल रहे 5 दिवसीय पंचानिका महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें जैन अनुयायियों ने समापन के दिन भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। श्री आत्मानंद जैन सभा के बैनर तले बल्लभ नगर बालूगंज स्थित श्री वासुपूज्य जैन श्वेतांबर मंदिर के 25 साल पूरे होने पर मंदिर परिसर में चलने वाले 5 दिवसीय पंचानिका महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। महोत्सव के दौरान भक्तों को अपनी अमृत वर्षा का रसपान कराने आए स्वर्ण संत आचार्य विजय जयानंद सुरोश्वरी महाराज ने सभी आने वाले जैन अनुयायियों को इसका भरपूर लाभ प्रदान कराया। साथ ही महोत्सव के आखिरी दिन भक्तों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। आज यहाँ श्री वासुपूज्य जैन श्वेतांबर मंदिर की रजत जयंती के प्रसंग पर जो यहाँ पर पंचानिका महोत्सव रखा गया है, उसके अंतर्गत अरहत महापूजन का आज समापन दिवस है। आज विशेष प्रकार से आमंत्रित करके 108 जल से परमात्मा का अभिषेक कराया गया। विविध प्रकार के संगीत और नृत्य के मध्य श्रोता झूम उठे। 5 दिनों तक चले पंचानिका महोत्सव के दौरान जैन श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना तो की ही, साथ ही 3 मुनि संघों के आगमन से उत्साहित दिगंबर जैन समाज ने लोगों से अपने आचार्यों द्वारा आगरा में पहली बार हुए मंगलकारी अरहत महापूजन का भी लाभ उठवाया। गायत्री पब्लिक स्कूल की शास्त्रीपुरम शाखा में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को विभिन्न कोर्सेज की जानकारी दी गई। काउंसलिंग वर्कशॉप में 400 से ज्यादा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। गायत्री पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य कल्याणी दीक्षित ने इस कार्यक्रम को शिक्षा के लिए बेहद उपयोगी बताया। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। गायत्री पब्लिक स्कूल में हुई करियर काउंसलिंग वर्कशॉप में स्कूल के 400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया। कार्यशाला में काउंसलर्स से छात्र छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की बात कही। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रीम के मुताबिक करियर की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे करियर के जैसे आपको आगे जाके करना क्या है, आपको जैसे बच्चे होते हैं सिर्फ लिमिटेड करियर होते हैं उनके लिए, उनके पास होते हैं कि वो सिर्फ BBA MBA वैसे कुछ चीज़ों में जाते हैं। तो ये चीज़ मैम इनको ईभा मैम उनको ये बताती हैं कि आपके पास और भी ऑप्शन है, ये नहीं तो आप अपनी पर्सनैलिटी जो आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप सोचें। जैसा कि आप देख रहे हैं 11th and 12th स्टैंडर्ड के लिए ये हमने आज कार्यक्रम रखा है और इसमें बच्चों को डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जा रही है कि बच्चे किस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल खाली बेसिक ऑप्शंस नहीं हैं और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो बच्चे ले सकते हैं।
करियर वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को 12वीं के बाद के कोर्सेज की जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को बताया गया कि बीए, बीएससी के अलावा अन्य कोर्सेज भी रोजगार की दृष्टि से फायदेमंद होते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य कल्याणी दीक्षित के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम शिक्षा के साथ बेहद जरूरी हैं। उनका मानना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स दूसरों की सलाह पर कोर्स में प्रवेश ले लेते हैं, जबकि उच्च शिक्षा के लिए उनका रुझान बिल्कुल अलग होता है। सिख धर्म के दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समस्त सिख संगत और श्रद्धालुओं की ओर से श्री गुरु सिंह सभा द्वारा इस बार भी परंपरागत विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस संदर्भ में गुरुद्वारा मायथान में समस्त गुरुद्वारा साहिब जी व समस्त सोसाइटी की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। देश के 4 विधानसभा राज्यों के नतीजे आने के बाद दिल्ली विधानसभा की तस्वीर धुंधली सी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद भी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी किसी से गठजोड़ करने के लिए राजी नहीं है। तो फिर अब क्या दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव दोबारा होंगे या बीच का रास्ता निकाला जाएगा? पेश है ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस, भाजपा और आप तीनों में से किसी भी पार्टी को जनता ने सरकार बनाने की ताकत नहीं दी, यानी कि बहुमत लायक सीट बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भाजपा के खाते में है ही नहीं, और न ही आम आदमी पार्टी सरकार अपने बूते पर बना सकती है। त्रिशंकु जनादेश के कारण दिल्ली में सरकार बनने की तस्वीर भी जरा धुंधली सी नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरी जरूर है, लेकिन वो भी बहुमत लायक सीट नहीं जुटा पाई। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी लेन देन के लिए तैयार नहीं है। अब अगर कोई राजनीतिक तोड़फोड़ न हुई तो क्या दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जो संभवतः लोकसभा चुनाव के साथ हो और तब तक उपराज्यपाल का शासन दिल्ली में लागू रहे। सत्तर सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की सीटों को मिलाकर आंकड़ा केवल 32 तक ही पहुंचा। सत्ता में आने के लिए कम से कम 36 सीटों की जरूरत है। अगर बीजेपी मुंडका से एक निर्दलीय को अपने साथ मिला भी लेगी तो भी आंकड़ा 33 पर आकर ही सिमट जाएगा। हालांकि एक सीट पर जेडीयू की जीत हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका उम्मीदवार भी बीजेपी के साथ नहीं आएगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी का पहले से ही तलाक हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल मानते हैं कि पार्टी के पास सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं है। वहीं बीजेपी के सीएम कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जनता ने हमें सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया, हमें विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला है। वहीं दिल्ली में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी के स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो त्रिशंकु विधानसभा के माहौल में जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं पड़ेंगे, ना किसी से समर्थन लेंगे और ना किसी को समर्थन देंगे।
वो विपक्ष में बैठकर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। अब जब इतनी सारी बातें कांग्रेस के कानों में पड़ी तो उसे मजबूरन ये कहना पड़ा कि जब केजरीवाल ही सत्ता का सुख नहीं भोगना चाहते तो उसे इसकी क्या जरूरत पड़ी है। अब दिल्ली का फैसला क्या एक बार फिर से जनता के हाथों में सौंपा जाएगा या फिर किरण बेदी के फॉर्मूले पर केजरीवाल हो जाएंगे तैयार। अन्न क्रांति से निकले युवा आज आप क्रांति में तब्दील हो चुके हैं। सियासी रहनुमाओं की बेरुखी के चलते जिन्हें दिल्ली की जनता ने सिर माथे बिठाया है, व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में नायक बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के ऐसे ठेकेदारों को सबक सिखा दिया है जिन्होंने झूठ और फरेब की तिकड़म को सियासत मान लिया था। Don't underestimate the power of a common man. एक फिल्म आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, काफी रोचक और मनोरंजक। इस फिल्म में नायक शाहरुख खान बेहद मजाकिया अंदाज में कहते हैं, Don't underestimate the power of a common man. कि never underestimate the power of a common man, अर्थात आम आदमी की शक्ति को नजरअंदाज मत करो। जाहिर है ये फिल्म थी, लेकिन किसने सोचा था कि एक आंदोलन से निकला छोटे कद का नायक सत्ता के दिग्गजों को आम आदमी की शक्ति का एहसास करा देगा। जी हाँ, इस रियल हीरो का नाम है अरविंद केजरीवाल। बेहद सीधा और सामान्य सा दिखने वाला व्यक्तित्व सच में कितनी नैतिक ऊंचाइयों को छू रहा है, ये वास्तव में अभिनंदन के काबिल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सियासत की उस दहलीज को पार किया है जहां झूठ, फरेब, तिकड़म को असल सियासत मान लिया गया था। दरअसल राजनीति की इसी रवायत को तोड़ने के लिए आंदोलन से एक आवाज का जन्म हुआ, जिसने दिल्ली वासियों को नई ऊर्जा दी, आवाज उठाने की, संघर्ष करने की, सवाल पूछने की और सबक सिखाने की। भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस के ऊपर जो कालिख पोती है, जाहिर है वो कांग्रेस के नीति नियंताओं के लिए सबसे बड़ा सबक है। बल्कि आप पार्टी के कई नवयुवक नेताओं ने दिल्ली सरकार के उन दिग्गजों को पटखनी दी है जो समूची सियासत को ही विरासत बनाने में जुटे थे। संयोग देखिए कि 150 साल पुरानी पार्टी और 15 साल से दिल्ली की गद्दी पर विराजी शीला दीक्षित को 1 साल पुराने आंदोलन के पहलुओं ने न सिर्फ टक्कर दी, बल्कि सियासत का वही आईना भी दिखाया जिसे दिखाकर यही दिग्गज वोट बैंक को साधा करते थे। यकीनन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यही सच है। अन्ना क्रांति से निकले युवा आप क्रांति में तब्दील हो गए। व्यवस्था परिवर्तन की राह पकड़े युवा रहनुमाओं की बेरुखी से उनको सबक सिखाने के लिए सड़कों पर निकले थे। हालांकि अब जनता ने विश्वास जताया है तो अग्नि परीक्षा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो चली है। अन्ना के आंदोलन को जेपी लोहिया के तौर तरीकों से जोड़ा गया, लेकिन सच भी यही है कि वो अनुभव खासा सार्थक नहीं रहा। अब एक बार फिर उम्मीद की किरण झाड़ू लेकर निकली है, जो आने वाले दिनों में जुगाड़ू राजनीति को सबक सिखाएगी। हालांकि राजनीति में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं। कभी असम गण परिषद, प्रजा राज्यम पार्टी और टीडीपी के रूप में देखने, सुनने और समझने को मिलता है। वहीं विदेशों में भी सिविल सोसाइटी भी सियासी पार्टियों में तब्दील होती नजर आ चुकी है। जैसे अमेरिका में एक टी पार्टी बनी थी, उसका भी अनुभव कुछ खास नहीं रहा था। अब आम आदमी पार्टी शहरी मध्य वर्ग और युवाओं की अवधारणा है जो परंपरागत राजनीति से नाराज हैं या उससे ऊब गए हैं। अरविंद केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भारतीय राजस्व सेवा में नौकरी छोड़कर वह सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े। सरकारी व्यवस्था की सड़ांध उन्हें हर बार परेशान करती थी।
इसके लिए उन्होंने आम आदमी की लड़ाई सड़कों पर शुरू कर दी। सूचना का अधिकार कानून को लेकर भी अरविंद ने व्यापक संघर्ष किया। केजरीवाल ने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम का एक गैर सरकारी संगठन भी बनाया। अन्ना के आंदोलन में अर्जुन की भूमिका निभाई। इसके बाद केजरीवाल की टीम एक नई लकीर की ओर चल पड़ी। नवंबर 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। दावा है कि पार्टी का उद्देश्य स्वराज्य है। हालांकि उनके सामाजिक संघर्ष को ध्यान में रखकर ही उन्हें 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। वे मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े रहे। अब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ही 22,000 से ज्यादा मतों से पराजित कर उन्होंने आम आदमी की आवाज को मुखर किया। ये भी संयोग देखिए कि बीते चुनाव में कांग्रेस आम आदमी की बात करने के सहारे ही सत्ता तक पहुंची थी। उसी का असर ये हुआ कि आम आदमी की स्थिति तो नहीं बदली, बल्कि आम आदमी पार्टी ही उसके टक्कर में आ खड़ी हुई। याद कीजिए रॉबर्ट वाड्रा का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि मैंगो मैन इन बनना रिपब्लिकन यानी लिजलिजे लोकतंत्र के आम आदमी। अब दिल्ली के चुनाव में सियासी दलों को खबरदार कर दिया है कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी ना बनने दिया जाए, अन्यथा आम आदमी का जवाब सत्तानशीनों को समय समय पर दिखता रहा है। और यही अपने देश के लोकतंत्र की खासियत है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। साथ ही केजरीवाल की ये लड़ाई सत्ता के बुलंद दरवाजों को कितना तोड़ पाती है, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा। Don't underestimate the power of a common man. और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।